गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा ये 5th चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति का। और इसमें हमने प्रीवियस क्लास में वन्य प्राणियों की जो संख्या है वो कम क्यों हो रही है ये यहाँ तक कर लिया था। उसके बाद था कि भारत में जो वन्य प्राणी संरक्षण है, वन्य प्राणी संरक्षण कब लागू किया गया था। तो भारत में वन्य प्राणी संरक्षण जो अधिनियम आया था वो 1972 में पास हुआ था। कोई भी चीज़ होती है बना पहले ली जाती है, लेकिन वो कब से इम्प्लीमेंट होती है, लागू कब से की जाती है, तब की बात है। तो ये जो पास हुआ था ये कब हुआ था, 1972 में ये पास हुआ था। अब इसका जो टारगेट था कि जो वन्य प्राणी अधिनियम बनाया गया है उसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य था, इसके दो प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं, जिसमें इस अधिनियम के अनुसार कुछ सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना। सूचीबद्ध मतलब कुछ लिस्टेड ऐसी प्रजातियां थी जो संकट की स्थिति में थी, कि ऐसे जानवर या वेजिटेशन वनस्पति जो खत्म होने वाली थी, जिसका हमें आगे इन फ्यूचर नामो निशान नहीं दिखाएगा कि ऐसी चीज़ें थी, तो उन चीज़ों को हमें क्या करना था, सुरक्षा प्रदान करनी थी। सरकार द्वारा निर्धारित नेशनल पार्कों, पशु विहारों जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना, कि जो एरिया गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क के लिए दे दिया, पशु विहार के लिए दे दिया, कि जहाँ पे सिर्फ जानवरों के लिए वो ऑक्यूपाई एरिया रहेगा, तो ऐसे संरक्षित जो एरिया थे उन्हें हमें कानूनी सुरक्षा प्रदान करनी थी, ताकि वहाँ पर कोई दूसरे लोग जाके या कोई अपना खुद का वहाँ पर कब्जा ना करे, या वहाँ पर जो एरिया जिस चीज़ के लिए प्रॉपर दिया गया है उस पर दूसरा कोई काम ना हो, तो हमें वहाँ पे पूरी कानूनी सहायता वहाँ पे प्रदान करनी थी। अब था वन संरक्षण नीति। वन संरक्षण नीति स्वतंत्रता के पश्चात भारत में पहली बार वन नीति 1952 में लागू की गई थी। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो पहली बार जो वन नीति आई थी वो 1952 में आई थी, जिसको लागू किया गया था। अब सन 1988 में नई राष्ट्रीय वन नीति क्षेत्रों के क्षेत्रफल में हो रही कमी को रोकने के लिए बनाई गई थी। ये जो पहली आई थी 1952 में आई, इसको लागू किया गया। और फिर इसमें क्या हुआ कि 1988 में दूसरी आई, जिसमें कुछ संशोधन किया गया। और जो संशोधन था, संशोधन करने का रीज़न क्या था, कि क्यों संशोधन कर रहे हैं वहाँ पे, कि वनों के क्षेत्रफल में जो एरिया वनों के अंतर्गत था उसमें धीरे धीरे कमी होती जा रही थी, तो उसको रोकने के लिए दूसरी जो नीति आई थी 1988 में वो लाई गई थी। अब था वन संरक्षण नीति के प्रमुख उद्देश्य, कि जो वन संरक्षण नीति है उसका क्या उद्देश्य था, क्यों बनाई गई थी। देश के 33% भाग पर वन लगाना। अब यहाँ पर हमें क्या करना था कि टोटल जो एरिया है उसका 33% एरिया पर क्या होना चाहिए, वन लगे हुए होने चाहिए। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, जो हमारा इन्वायरमेंट है डिग्रेड होता जा रहा है, ऑक्सीजन कम होती जा रही है, दूसरी अदर गैसेस बढ़ती जा रही हैं, तो उसका हमें क्या करना था, संतुलन बना के रखना था। पारिस्थितिकी असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना, और ऐसा एरिया जहाँ पर पेड़ पौधे की संख्या कम है वहाँ उन एरियाज़ में हमें वन एरिया को बढ़ाना। देश की प्राकृतिक धरोहर, प्राकृतिक धरोहर मतलब जो बाय नेचर हमें प्रकृति से मिली है, उन धरोहरों को, जैव विविधता, जो जीवों की जो विविधता है, तथा आनुवंशिक मूल का संरक्षण करना, हमें इन सभी को क्या करना है, बचा कर रखना है। उसके बाद है मृदा अपरदन, क्योंकि यदि पेड़ों की कटाई होती है तो पेड़ क्या करते हैं, जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं। अब यदि पेड़ की कटाई होगी तो मृदा अपरदन भी ज़्यादा होगा। तो अब इसमें हमें क्या करना था कि मृदा अपरदन और जो मरुस्थलीकरण है उसको रोकने के लिए, बाढ़ व सूखा को नियंत्रित करने के लिए भी पेड़ अधिक लगाने की आवश्यकता थी। निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वन रोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार करना। ऐसी भूमि, निम्नीकृत भूमि जिस पर बहुत कम मात्रा में पेड़ लगे हुए हैं, हमें वहाँ पर सामाजिक वानिकी मतलब जो पंचायती ज़मीन है या गवर्नमेंट ऑक्यूपाइड एरिया है वहाँ पर हमें क्या करना है कि वनों को लगाना है, वन रोपण करने हैं, अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाने हैं, वन आवरण का विस्तार करना, और जो वन आवरण क्षेत्र है जहाँ पर वन लगाए जाने चाहिए उसको और बढ़ाना है। वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ियाँ, ईंधन, चारा, भोजन उपलब्ध करवाना, लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना। और अभी हमें क्या करना था कि जो वनों की उत्पादकता थी उनको बढ़ाकर उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी थी लोगों की, डिपेंडेंसी किस चीज़ के लिए थी, कि जो जनजातियाँ थी उनको बिल्डिंग बनाने के लिए इमारती लकड़ी चाहिए थी, ईंधन के लिए जो खाना बनाया जाता है, जानवरों के लिए चारा है, भोजन उपलब्ध कराना,
और जो लकड़ी के स्थान पर हमें क्या करना था कि जहाँ पर हम ईंधन को जलाने का काम कर रहे हैं, हमें लकड़ी की जगह दूसरे सोर्स को ढूंढना है ताकि इनको कम जलाया जा सके, इनकी कटाई कम की जा सके। वनों की पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए था, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, जैसे एक चिपको आंदोलन चला था जिसमें लोगों ने पेड़ों पे चिपक कर उनको काटने से बचाया था। तो यहाँ पर था कि हमें ऐसे आंदोलन चलाना जिससे हम पेड़ों को कटने से बचा सकें, जिसमें महिलाएं भी शामिल हों ताकि वनों पर दबाव कम हो। और इस जो आंदोलन था उसमें कौन शामिल होना चाहिए, महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वनों पर जो प्रेशर है वो कम हो। वन और वन्य जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी, हमें वनों की संख्या तो बढ़ानी है, पेड़ पौधों की संख्या बढ़ानी है, लेकिन उसमें अधिक से अधिक लोग यदि भागीदार होंगे, जागरूक होंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमें क्या करना था, अधिक लोगों को इसमें पार्टिसिपेट कराना था, उनकी भागीदारी चाहिए थी। अब है जीव मंडल नीचे। जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र है। जीव मंडल नीचे क्या होता है, एक आरक्षित एरिया होता है जो एक प्रॉपर चीज़ के लिए, यदि वो वनों के लिए है तो वहाँ पर सिर्फ वन लगेंगे, और यदि पशु विहार के लिए तो वहाँ पर सिर्फ पशुओं को ही रखा जाएगा। तो विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को ने मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता प्रदान की है। अब जो यूनेस्को है उसने मनुष्य के लिए और जो जीव मंडल कार्यक्रम है उनके लिए इनको मान्यता प्रदान की है। जीव मंडल नीचे बनाने का उद्देश्य क्या था, क्यों बनाए गए थे, इसके 3 मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं। इसमें क्षेत्र को प्राकृतिक अवस्था में रखा जाता है कि जैसा वो बाय नेचुरल होता है उसको उसी अवस्था में रखना। सभी प्रकार की वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं और जितने वहाँ पर जानवर पाए जाते हैं उन सभी को हमें बचा कर रखना है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है नंदा देवी, नीलगिरी और सुंदरवन आदि का, कि वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको बनाकर हमें रखना है। अब है भारत के वे जीव मंडल नीचे जिनके नाम यूनेस्को के जीव मंडल नीचे विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। अब भारत में 14 जीव मंडल नीचे हैं, जिनमें से 4 जीव मंडल नीचे यहाँ पर दिए गए हैं। टोटल 14 है, यहाँ पर हमें 4 के बारे में बताया गया है। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी यूनेस्को द्वारा जीव मंडल नीचे विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। ये जो भारत के अंदर 14 जीव मंडल नीचे हैं, लेकिन यूनेस्को में सिर्फ भारत के इन 4 को मान्यता प्राप्त है। नीलगिरी जीव मंडल नीचे, नीलगिरी जीव मंडल नीचे कब बना था, इसकी जो स्थापना हुई थी 1986 में हुई थी। भारत का पहला जीव मंडल नीचे था। इसमें वायनाड वन्य जीव सुरक्षित क्षेत्र, नगरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई और नीलंबूर का सारा वन से ढका ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिद्धोवानी की पहाड़ियाँ शामिल है। ये क्या बता दिया, इसमें सारे एरिया बताएंगे कौन कौन सा एरिया इसमें शामिल है। इसका टोटल एरिया बताया गया कि 5520 वर्ग किलोमीटर का टोटल एरिया है। प्राकृतिक वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति में शुष्क आर्द्र पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार वन, आर्द्र सदाबहार वन, सदाबहार, सोलाश, घास के मैदान और दलदली क्षेत्र है कि यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पति देखने को मिलती है। उसके बाद है संकटापन्न प्राणी। संकटापन्न प्राणियों में नीलगिरी ताहर और शेर जैसी दुम वाला बंदर हैं, जो ये जानवर हैं जो संकट की स्थिति में है कि इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। अन्य प्राणियों में क्या थे, हाथी, बाघ, गौर, संभार और चीतल हैं। ये दूसरे जानवर हैं जिनकी भी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसकी स्थलाकृति ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ की यदि हम स्थल की आकृति की बात करें तो वो क्या है, एक फ्लैट एरिया नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले 80% फूलदार पौधे इसी नीचे में मिलते हैं। जो पश्चिमी घाट में ये इधर वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो फूलदार पौधे मिलते हैं वो इसी नीचे में मिलते हैं। नंदा देवी नीचे, पहला था हमारा नीलगिरी, अब दूसरा है नंदा देवी नीचे। नंदा देवी नीचे कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर। और ये जो है ये कौन से कटिबंध में पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाता है। यहाँ पर प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं, सिल्वरवुड है, लेटिफोली, ऑर्चिड और रोडोड्रेडोन है। और वन्य जीव वनों में पाए जाने जो वाले जीव हैं वो कौन कौन से हैं, हिम तेंदुआ, बर्फ़ में रहने वाला तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, सुनहरा बाज और काला बाज हैं। तो ये यहाँ पर पाए जाने वाले पक्षी और जानवर हैं। उसके बाद है सुंदरवन डेल्टा, जो सुंदरवन जीव मंडल नीचे बना हुआ है। इसका एरिया कौन सा है, पश्चिम बंगाल का है। गंगा नदी के दलदली डेल्टा पर ये डेल्टा क्षेत्र से बना हुआ है। इसका टोटल एरिया है
30 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। यहाँ पर जो वन है, मैंग्रोव वन, अनूप वन, वन आच्छादित द्वीप पाए जाते हैं। लगभग यहाँ पर 200 रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनों में 170 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियां हैं। यहाँ पर बंगाल टाइगर की जो संख्या बताई गई है 200 के आसपास है, और पक्षियों की जो प्रजातियां हैं वो 170 से भी ज़्यादा प्रजातियां यहाँ पे हैं। स्वयं को लवणीय और ताजे जल पर्यावरण के अनुसार ढालते हुए बाघ पानी में तैरते हैं। लवणीय मतलब कि वहाँ का जो पानी है वो खारा पानी है, और नदियों से आने वाला जो पानी है वो ताज़ा पानी है। तो इसके अनुसार जहाँ खारा और मीठा पानी दोनों मिक्स होता है, तो इस इन्वायरमेंट में ये क्या करते हैं, बाघ अपने आप को ढालते हुए पानी में तैरते हुए हमें दिखाई देते हैं। चीतल भी एक बाघ जैसी ही प्रजाति का होता है, वैसे ही दिखने वाला होता है। भौंकने वाले मृग ऐसे मृग हैं जो कुत्ते की तरह भौंकते हैं। जंगली सूअर है, और यहाँ तक कि लंगूरों जैसे दुर्लभ शिकार भी कर लेते हैं। यहाँ के मैंग्रोव वनों में हेरिशिएरा फॉर्मिज नामक इमारती लकड़ी पाई जाती है, जो कि बहुत ही बेशकीमती है। जो मैंग्रोव वन है, यहाँ पर जो एक इमारती लकड़ी मिलती है, हेरिशिएरा फॉर्मिज इसका नाम है, और जो काफ़ी महंगी होती है। अब है फार्म वानिकी। इसमें किसान क्या करता है कि अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले अर्थात दूसरे वृक्ष लगाता है, कि ऐसे पेड़ लगाता है जो बिजनेस पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जिनसे व्यापार किया जाता है, आर्थिक आमदनी ज़्यादा होती है। वन विभाग इसके लिए छोटे और मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध करवाता है। जो वन विभाग है वो किसानों को फ्री में क्या करता है, छोटे और जो मध्यम किसान होते हैं जिनके पास ज़्यादा इन्वेस्ट करने का पैसा नहीं होता, खुद की ज़मीन नहीं होती है, वो दूसरों की ज़मीन पे काम करते हैं, तो उनको क्या करते हैं, निःशुल्क वो पौधे उपलब्ध कराते हैं। खेतों की मेड़ें, चरागाह, घास स्थल, घर के पास पड़ी खाली ज़मीन और पशुओं के बाड़ों में पेड़ लगाए जाते हैं। कि जो खेत की जो बाउंड्री होती है उसको खेत की मेढ़े बोलते हैं। घास स्थल हो गया जहाँ पर घास उगी होती है। खाली पड़ी हुई ज़मीन की बात हो रही है। पशुओं के जो बाड़े होते हैं वहाँ पर हमें पेड़ लगाने चाहिए। अब उसके बाद है कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट, 2 प्रोजेक्ट आए थे भारत में, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट। जो प्रोजेक्ट टाइगर आया था वो 1973 में आया था, और जो प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में आया था। इन प्रजातियों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए आरंभ किए गए थे, ताकि जो टाइगर्स हैं उनकी ख़त्म होती प्रजातियों को, जो एलिफेंट्स हैं उनकी ख़त्म होती प्रजातियों को बचाया जा सके। इसी के उद्देश्य से ये प्रोजेक्ट आए थे। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में बाघ व हाथियों की जनसंख्या के स्तर को बनाए रखना था, कि जो बाघों की संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही थी, और जो हाथियों की थी उनकी जनसंख्या को मेंटेन करने के लिए, कि उनकी जो पॉपुलेशन है या उनकी संख्या है वो कम ना हो। अब है राष्ट्रीय उद्यान। सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय उद्यानों को उच्च स्तर प्रदान किया जाता है। इसकी सीमा में पशुचारण की मनाही होती है। यहाँ पर हमें पशुओं को चराने के लिए नहीं लेकर जाना होता है। साथ ही इसकी सीमा में किसी भी व्यक्ति को भी भूमि अधिकार नहीं मिलता है, कि और जो ये राष्ट्रीय उद्यान वाला एरिया होता है वहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी भूमि पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता है। उनको हम राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। उसके बाद है अभयारण्य। इसमें कम सुरक्षा का प्रावधान है। इसमें वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ साथ नियंत्रित मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है। इसमें किसी अच्छे कार्य के लिए भूमि का उपयोग हो सकता है। अभयारण्य का मतलब होता है कि घूमने लायक जो जगह होती है वहाँ पर सुरक्षा थोड़ी सी कम होती है। वन जीवों की सुरक्षा के साथ साथ नियंत्रित मानवीय गतिविधियाँ, वन जीवों की सुरक्षा का तो ध्यान रखा ही जाता है, लेकिन मनुष्य की एक्टिविटी वहाँ पे कम हो। नियंत्रित का मतलब है कि वहाँ पर कंट्रोल में हो, कि ज़्यादा मनुष्य की आवाजाही नहीं होनी चाहिए, जिससे कई बार जानवर भी डर जाते हैं। तो इसे क्या किया जाता है, किसी अच्छे कार्य के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। तो ये था हमारा 5th चैप्टर जो कि कंप्लीट होता है। फर्स्ट पार्ट में मैंने इससे पहले का पार्ट आपको क्लियर करवा दिया था, और ये सेकेंड पार्ट था जिसमें हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है। तो ये हमारा चैप्टर था प्राकृतिक वनस्पति वाला, जो कि पूरा होता है। Thanks for watching video. Have a nice day.